लोग को वॉइस मिल रहा है? यस सर, मिल रहा है। हाँ, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो बताइए। आप लोगों को पिछले क्लास में जो भी बताए थे, कोई भी क्वेश्चन है? राज्यपाल और स्टेट लेजिस्लेटिव के बारे में बताया था, राज्य विधान मंडल या विधानसभा के बारे में बताया था। किसी कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। जुडिशरी जिसे कहते हैं आप न्यायपालिका, न्याय व्यवस्था जिसे कह सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था है, ये हम लोगों ने लिया है अमेरिका के संविधान से लिया है। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान। और हमारे यहाँ की जो न्याय व्यवस्था ना, उसको एकीकृत न्याय व्यवस्था कहते हैं, इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कहते हैं। अब बोलेंगे एकीकृत कैसे हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे क्या है? हाई कोर्ट है, उसके नीचे क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जिसको जिला न्यायालय कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है, आप जाएंगे तो ग्रामीण स्तर पर क्या होता है? विलेज कोर्ट कहते हैं। इसके बीच में और भी थोड़े बहुत कोर्ट होते हैं जो स्पेशल बने होते हैं, उनके बारे में आपको बता दूंगा। तो अगर हम देखा जाए तो इस तरह से है। सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट किस पर कंट्रोल करता है? आपका हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्या? विलेज कोर्ट। देखिए विलेज कोर्ट हर जगह पे नहीं है भारत में, लेकिन कुछ राज्यों में है। तो ध्यान दीजिए, जिसको ग्रामीण न्याय व्यवस्था कहा जाता है या कहा जाता है। तो हर जगह नहीं है, जहाँ पे है देखिए, ये क्या होता है? एक सिस्टम है। देखिए क्या होता है, ग्रामीण तो हर जगह नहीं है, तो इसको थोड़ा छोड़ देते हैं। यहाँ से हम देखते हैं, कोई भी केस बनता है, पुलिस केस, कोई भी केस बनता है। देखिए केस क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये भी क्या होता है, इसके दो तरह के क्या होते हैं? कोर्ट होते हैं। यहाँ पे ही दो तरह के कोर्ट होते हैं। क्योंकि यहाँ पे कोर्ट दो तरह के नहीं होते, केवल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका, जो आप सत्र न्यायालय कहते हैं, और एक कहते हैं आप दीवानी न्यायालय कहते हैं। जैसे आप लोगों ने हल्द्वानी में देखे होंगे, हल्द्वानी में देखिएगा सेशन या सत्र न्यायालय लिखा हुआ है, तो वो अलग हो सकता है, या कई दीवानी कोर्ट भी हो सकते हैं, वो अलग होता है। देखिए जो सेशन कोर्ट होता है, जिसको सत्र न्यायालय कहा जाता है, इसमें क्या होता है? क्रिमिनल केस को सुना जाता है। क्या होता है? क्रिमिनल केस को इसमें सुना जाता है। और जो दीवानी होता है, जिसमें क्या होता है? संपत्ति संबंधित क्या होता है? जो सिविल केस होता है उसको सुना जाता है। लेकिन जो हाई कोर्ट होता है, उसमें एक ही जगह पे सबके, मतलब दोनों तरह के केस को सुना जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट आता है, सुप्रीम कोर्ट में भी यही तरीका है, सबको एक साथ ही छोड़ा जाता है। उसके लिए क्या होता है? अलग से व्यवस्था नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे क्या है? एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर क्या होता है? एक ही है। और जो जुडिशरी है, एक बात ध्यान और रखिएगा, हमारे क्या होता है? कार्यपालिका के अधीन नहीं होता। आप लोगों का एक आर्टिकल बताया था, आर्टिकल 50, अगर आप लोगों ने उसको ध्यान दिया होगा, उसमें देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि न्यायपालिका कार्यपालिका अधीन नहीं होगा। जो डीपीएसपी में आपको बताया था, जो न्यायपालिका होगा और कार्यपालिका होगा, वो पृथक होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए। नहीं तो अगर न्यायपालिका और क्या है, कार्यपालिका एक ही व्यक्ति का, एक ही संस्था के अंतर्गत आ जाएंगे, तो उसमें क्या होगा? करप्शन बहुत ज्यादा होगा और अव्यवस्था बहुत ज्यादा फैलेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है? ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। और क्या है, हमारे डीपीएसपी में भी इस बात का उल्लेख किया है, आप लोग को लिखा हुआ थे, जो आर्टिकल 50 के अंतर्गत आता है। तो अब देखिए सबसे पहले आते हैं हम सुप्रीम कोर्ट।
देखिए, जो हमारे संविधान के आर्टिकल 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया गया है। उसमें बताया गया है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बना है, ये बन गया था 1935 में बना था, लेकिन इसमें अंग्रेजों के समय था। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट आज भी वही है। धन्यवाद। हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो मेनली जो निर्माण हुआ था वो 1935 में हुआ था, जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत इसको बनाया गया था, गठन किया गया था। लेकिन जब आजाद हुआ तो उसका केवल क्या हुआ, अलग से इसको बनाया गया है। मतलब उसका जो रूल रेगुलेशन है वो फिर से बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट एक्ट के माध्यम से बनाया गया है। ये कहाँ पे स्थित है, दिल्ली में स्थित है। अगर आपने सुना होगा तो दिल्ली में। देखिए क्या आप ये बात कहीं लिखा हुआ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट केवल दिल्ली में ही हो सकता है? देखिएगा, हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली में तो है, उसका ब्रांच क्या है, अलग स्टेट में बन सकता है, लेकिन उसके लिए राष्ट्रपति का अनुशंसा होना चाहिए। लेकिन क्या है, उसका पीठ बनेगा, अलग सा सुप्रीम कोर्ट नहीं बन सकता है। इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जैसे कि बहुत सारे ऐसे राज्य है ना, जहाँ पे क्या है कि जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो उसमें एक मेन हाई कोर्ट है और उसके एक खंडपीठ हुआ करता है। जैसे लखनऊ में देखा होगा, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या है, खंडपीठ होता है। जैसे अभी देखिए उत्तराखंड में भी बनाने की बात चल रहा है, क्योंकि जो नैनीताल है, नैनीताल और देहरादून के बीच में बहुत लंबा दूरी माना जाता है, प्रशासनिक दृष्टि से लंबा दूरी माना जाता है। तो अगर क्या होता है, कोई ऑर्डर वगैरह भेजना होता है तो डाक के माध्यम से भेजना बहुत दिक्कत होता है। तो क्या होगा, अगर एक खंडपीठ अगर देहरादून में हो, तो वहाँ पे देहरादून के जो प्रशासनिक जो दिक्कत है उसका अगर केस वहाँ पे अगर सुनवाई की जाए तो जल्दी सॉर्ट आउट हो सकता है। इसलिए ऐसा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या है, दूसरा ब्रांच नहीं बन सकता है, बल्कि क्या हो सकता है, उसका खंडपीठ बन सकता है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, राष्ट्रपति का अनुशंसा होना चाहिए। अभी बीच में बहुत बड़ा डिबेट डिबेट हुआ था कि जो साउथ इंडिया के लोग हैं, उसके जैसे केरल तमिलनाडु के लोग हैं, उनको दिल्ली आना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट के केस को देखने के लिए। इसमें बात हुआ कि एक खंडपीठ दक्षिण भारत में भी स्थापित किया जाए। तो इसमें विवाद ये आ रहा है कि जब दक्षिण भारत का होगा तो उसमें उसमें सुप्रीम न्यायाधीश कौन होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजीआई होंगे तो वहां पे सीजीआई कौन होंगे, इसका बहुत बड़ा विवाद है। तो ऐसे नहीं हो सकता है, तो ध्यान दिएगा। तो भारत में अभी तक ऐसे विचार नहीं आया है, इसके लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो कहाँ पे है, दिल्ली में क्या होता है, इसका मुख्यालय है। उसके बाद जब संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, तो उस समय जो सुप्रीम कोर्ट हुआ था, उस समय क्या था, उसमें 8 जज हुआ करते थे। कितने जज होते थे, 8 न्यायाधीश, जज कहिए या न्यायाधीश कहिए, होते थे। उसमें से एक सीजीआई और 7 क्या है, अन्य न्यायाधीश थे। सीजीआई अलग होते हैं और अन्य न्यायाधीश का थोड़ा सा, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये थे जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जो कंडीशन था, वो कंडीशन क्या आपको बता रहा हूँ। वर्तमान में देखिएगा, एक सीजीआई है, 1 सीजीआई है और प्लस 33 न्यायाधीश है। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल न्यायाधीश कितने हैं, तो 34 है। ठीक है, टोटल अगर कुल पूछे, और केवल न्यायाधीश की बात पूछे तो क्या है, 33 है, और एक क्या है, सीजीआई है। तो इस तरह से क्वेश्चन अलग अलग तरह से क्या था, कभी कभी पूछ लेता है। तो टोटल न्यायाधीश कितने हैं, 34 है भाई, सीजीआई भी तो न्यायाधीश ही है। तो 34 है, उसमें से एक सीजीआई है, तो 33 अन्य न्यायाधीश हो गए, और एक क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वर्तमान की बात बोल रहा हूँ। देखिए, इसमें बढ़ोतरी होते रहते हैं समय समय पे। जो इसकी संख्या को घटाना बढ़ाने का काम कौन करता है, हमारा जो संसद होता है, वो इनको करता है कि इनको घटाने बढ़ाने के काम कौन करता है, संसद के द्वारा किया जाता है। इसमें जो न्यायाधीश होते हैं, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं, यानी जो अपॉइंटमेंट कौन करता है, नियुक्ति। जजों की नियुक्ति कौन करते हैं, जजों की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा। देखिए, इसमें एक पैनल होता है जिसमें राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री होते हैं और जो सीजीआई होते हैं, ये सब मिलके क्या होता है, पैनल बनाते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, उनके माध्यम से क्या होता है, चुने जाते हैं।
अब हम लोग देखते हैं इसकी योग्यता न्यायाधीश चुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। पहला क्या है, भारत का नागरिक हो। इसमें कोई न्यूनतम आयु नहीं होता, अधिकतम आयु होता है। अधिकतम आयु 65 वर्ष। न्यूनतम कोई आयु नहीं होता धनैया। 10 वर्ष तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वकील रहा हो या अधिवक्ता जिसे कहते हैं, अधिवक्ता लॉयर जिसे कहते हैं, अधिवक्ता रहे हो या कम से कम 5 वर्ष तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहे हो। एक कंडीशन और है, राष्ट्रपति के नजर में या संज्ञान में लिख सकते हैं कानून के जानकार हो। क्या होना चाहिए, कानून के जानकार होना चाहिए। जैसे राष्ट्रपति के नजर में कोई व्यक्ति कानून के अच्छे खासे जानकारी रखते हैं तो उनको भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है, और दूसरा लाभ के पद पर ना हो, ये तो इम्पोर्टेंट है। सर राष्ट्रपति वाला जो पॉइंट है, इसमें अगर वो इन्होंने ऊपर के 2 पॉइंट क्वालिफाई नहीं भी किए 10 वर्ष और 5 वर्ष वाला, तब भी वो बन सकते हाँ, हैं। बन सकते हैं। इसमें क्या था, देखिए ये इस शब्दों को ध्यान दीजिएगा, कानून के जानकार हो। तो राष्ट्रपति तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी ना बनाएंगे जो कानून के जानकार ना हो। कानून के जानकार होंगे तो स्वाभाविक बात है कि वो कहीं ना कहीं मतलब कानून से जुड़े हुए ही व्यक्ति होंगे ना, कानून से जुड़े हुए ही व्यक्ति होंगे तभी तो उनको बनाएंगे। तो देखिए लिखा है ना, कानून के जानकार हो, तो क्या नॉलेज हो कानून के बारे में, उनको तभी बना सकते हैं। ऐसे नहीं किसी को उठा के बना देंगे, ऐसे नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होता है, प्रैक्टिकल चीज बहुत सारे होते हैं कि जो न्याय होता है ना वो अनुभव से होता है। तो जितना ज्यादा अनुभव होता है व्यक्ति में, वो उसमें न्याय उतना ज्यादा क्या होता है, उसमें प्योरिटीज होता है। और ऐसे नहीं है कि दुनिया में जितने भी जज है वो हमेशा ही सत्य न्याय देगा, ये कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि व्यक्ति, स्थान, उसका पारिवारिक पृष्ठभूमि, बहुत सारे चीज ऐसे इशू है जिस कारण पर क्या होता है, न्याय में प्रभाव आ जाता है। आप जिस पृष्ठभूमि है, अगर ऐसे पृष्ठभूमि का कोई व्यक्ति आपके सामने न्याय लेने के लिए आ जाएंगे तो आपका स्वाभाविक सी चीज है कि उसकी तरफ क्या होता है, झुकाव हो ही जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें दिक्कत है। तो और उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है उसमें केस इतना बहुत ज्यादा है कि 3.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है। अभी देखिएगा एक न्याय न्यायिक जांच रिपोर्ट आया है, अगर आप लोगों ने न्यूज देखा होगा, उसमें बताया गया कि भारत का जो सबसे पुराना केस अभी तक जो दर्ज है वो 1952 का केस है। 1952 में जो केस है वो भारत का सबसे पुराना केस है। समझिए तो कितने साल का हो गया, उधर 50। तो समझ लीजिएगा अभी क्या है, लगभग क्या है, 70 साल का केस होगा। अब 70 साल में, 70। हाँ हाँ, लगभग बोला 70 साल। अब बताइए जो लोग केस लड़े थे वो लोग तो दुनिया में रह नहीं गए हैं, तो उनका न्याय अब क्या होगा। सर ये पेंडिंग केस का वो है कि जो लास्ट मतलब पेंडिंग केस में। पेंडिंग मतलब लास्ट पेंडिंग केस है कि कितना, मतलब सबसे पुराना केस भारत का भी 1952 का केस है। सबसे पुराना केस मतलब जो सॉल्व अभी तक नहीं हुआ है उसकी बात बोलो, जो सॉल्व नहीं हुआ है उसकी बात बोलो, सॉल्व हो गया उसकी बात नहीं कर रहा, जो सॉल्व नहीं हुआ है। तो आप बताइए 70 साल हो गया उसका अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, अगर वो उसको जेल में होगा तो जेल में तो सर मर गए होंगे। ठीक है, तो उनका क्या पूरा जीवन समाप्त हो गया। तो इसमें बहुत सारी चीज है प्रैक्टिकल की, उसके बाद जजों की संख्या की भी कमी है। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है वो खुद नहीं चाहते कि न्याय व्यवस्था इतना तेज हो जाए, क्योंकि अधिकतर केसेस क्या होता है इन पॉलिटिकल पार्टीज के बहुत ज्यादा होते हैं, नेताओं के ज्यादा होते हैं।
और दूसरा है, एक तो पॉलिटिशियन बना होता है, दूसरा सरकारी ऑफिसर लोग का केस बहुत ज्यादा होता है। आप लोग देखोगे कि भारत सरकार या जो राज्य सरकार होते हैं, भारत में जो 45% जो केसेस है, इन सरकारों के केस है कि सरकार ने दूसरे विभाग में या किसी अपने कर्मचारी पर कोई केस कर दिया, या इस तरह के केस होते हैं। ये सारे केस बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनका क्या होता है, निपटारा नहीं हो पाता, क्योंकि कुछ प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं तो इनका निपटारा करना बहुत दिक्कत है। आजकल देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से बहुत सारे केस क्या सॉल्व किया जा रहा है, प्रभावशाली व्यक्ति का भी क्या होता है उसमें हो जाता है। तो पहले और भी जटिल था, तो ये बहुत सारे सिस्टम है। इसलिए बोला कि न्यायाधीश जितना अनुभवी होगा, अगर वो व्यक्ति सही है वास्तव में, तो वो उतना बढ़िया न्याय दे सकता है। क्योंकि अनुभव से क्या होता है, न्याय दिया जाता है, क्योंकि न्याय का कोई क्या पैरामीटर नहीं होता। इसलिए देखिएगा कि जो न्यायाधीश जो भी निर्णय दिया था ना, उस निर्णय के खिलाफ आप क्या होता है, उस न्यायाधीश के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते, निर्णय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं। मान लिया कोई न्यायाधीश ने किसी को मृत्यु दंड दे दिया है, उस न्यायाधीश को दोषी कभी नहीं माना जा सकता कि उसने क्यों दिया है, लेकिन उस मृत्यु दंड पे केस कर सकते हैं, लेकिन न्यायाधीश पर केस नहीं कर सकते। ये इसलिए होता है क्योंकि ये विवेकशील वाला व्यक्ति काम होता है कि कब का किसका क्या विवेक चल रहा है, उसी पे होता है। तो कानून के क्या होता है, अच्छे जानकार होना चाहिए। कुल मिला के राष्ट्रपति ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को अभी तक बनाया भी गया है, 2-3 लोगों को, लेकिन ये बहुत कम केसेस में होता है, कि ये बहुत ही कम टाइम में केसेस में होता है। अब देखिए इनका जो कार्यकाल होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को देखा जाए, कार्यकाल जिसको टेन्योर कहा जाता है, या तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो सबसे पहले होगा। अभी देखिए चंद्रचूड़ जी है, तो इनका क्या है, 65 साल की उम्र होते होते क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाएगा। इसलिए कोई भी ये 6 साल वाला कभी पूरा नहीं कर पाता है, तो ये 65 वाला ही क्या होता है, काम चलता है। तो 65 साल क्या होता है, जो इनका हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कार्यकाल समाप्त हो जाएगा उनका। तो 65 साल है इसका न्यूनतम। देखिए न्यूनतम अगर बोलेंगे, न्यूनतम क्यों नहीं आता, न्यूनतम में देखिए क्या होता है, कोई व्यक्ति एलएलबी करेगा, फिर 10 साल तक प्रैक्टिस करेगा, फिर उसका चयन होगा, तो ये लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो उनका एज का 30-40 साल तक ऊपर हो जाता है। इसमें न्यूनतम एज नहीं होता, अधिकतम एज होता है। अधिकतम एज क्या है, 65 साल होना चाहिए। 65 साल के बाद ऑटोमेटिक क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के कार्य। पहला काम है, कार्य है अपीलीय अधिकार। अपील मतलब अपील करना। कोई केस होता है तो उसको अपील कहाँ होता है, कोर्ट में होता है। इसको सम्मन जारी करना वगैरह कहते हैं। देखिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, अपीलीय अधिकार में क्या आता है, पहली बात क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, वो हाई कोर्ट से ऊपर जो भी हाई कोर्ट जो भी डिसीजन होगा, उसके फेवर में या उसके विपक्ष में आप सुप्रीम कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं। जैसे मान लिया हाई कोर्ट ने किसी के खिलाफ निर्णय सुना दिया, तो वो व्यक्ति कहा जाएगा, सुप्रीम। तो पहला क्या, अपीलीय अधिकार है। हाई कोर्ट के बाद क्या, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दूसरा क्या है कि जो सैन्य न्यायालय है, सैन्य न्यायालय के बाद कहाँ अपील किया जा सकता है, आपका सुप्रीम कोर्ट का अपील किया जा सकता है। उसके बाद जो एनजीटी है, जिसको ट्रिब्यूनल कहा जाता है, बहुत सारे ट्रिब्यूनल होता है, एनजीटी तो एक है, उसको एनजीटी मत लीजिए, ट्रिब्यूनल लिख लीजिएगा। अधिकरण जिसे कहते हैं, इसको अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है, ट्रिब्यूनल होते हैं। तो सैन्य न्यायालय मतलब जो कोर्ट मार्शल होता है उसके अगेंस्ट में? हाँ हाँ हाँ, सुप्रीम कोर्ट किया जा सकता है, उसमें हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अधिकरण के मामले में, अधिकरण क्या होता है आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए जो अधिकरण या जो ट्रिब्यूनल होता है ना, ये न्यायालय नहीं होते हैं, लेकिन न्यायालय जैसा काम करते हैं, क्वासी जुडिशियल कहा जाता है, नहीं अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एनजीटी का नाम सुना होगा।
या ट्राई का नाम सुना होगा, जो टेलीकॉम ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ऑथोरिटी होता है। उसके बाद आप लोगों ने कैट का नाम सुना होगा। कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जिसे कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टेट में भी क्या होता है, अलग अलग इस तरह के क्या होता है संगठन होते हैं। तो इनके जो डिसीजन होते हैं इसके ऊपर क्या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, सैन्य न्यायालय का अगर कोई डिसीजन होता है, किसी व्यक्ति पर सैन्य न्यायालय का कोई डिसीजन हुआ, तो उसमें के बाद क्या होता है, व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट नहीं जा सकता। ठीक है, हाई कोर्ट से ऊपर मतलब समकक्ष के होते हैं। ट्रिब्यूनल भी क्या होता है, इस तरह के होते हैं ट्रिब्यूनल, जैसे आप लोग अभी बताए ट्राई हो गया, एनजीटी हो गया, उसके बाद कैट हो गया, ये बहुत सारे क्या होता है ट्रिब्यूनल होते हैं। तो ट्रिब्यूनल के केस भी कहा जाता है आपका सुप्रीम कोर्ट जाता है, और हाई कोर्ट के केस कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट जाता है, सैन्य न्यायालय के केस कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट जाता है। पहली बात तो यह। दूसरा क्या होता है, सरकार के बीच में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, सरकार के बीच में देखिए क्या है, एक में केंद्र सरकार है, एक साइड में, और दूसरे साइड में क्या है वर्सेस क्या होगा, कोई राज्य है। जैसे मान लिया उत्तराखंड और केंद्र सरकार के बीच में कोई संपत्ति या किसी चीज का विवाद उत्पन्न हो, या कोई चीज उत्पन्न हो गया, तो वो केस जाए कहाँ जाएगा, आपका सेंटर मतलब सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वो हाई कोर्ट में नहीं हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, अगर राज्य और राज्य के बीच में कोई केस उत्पन्न हो जाए, राज्य वर्सेस राज्य, जैसे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में संपत्ति का बहुत बड़ा विवाद अब लोग अभी भी देखिए चल रहा है। तो उत्तराखंड जब बने थे तो बहुत सारे ऐसे चीज थे जो उत्तराखंड का उत्तर प्रदेश में रह चुका था, और उत्तर प्रदेश की संपत्ति बहुत सारे उत्तराखंड में रह गया था। तो उसमें अगर जब विवाद होता तो वो संपत्ति कैसे वापस किया जाएगा, उसके लिए क्या अपील करना पड़ेगा। तो कहाँ अपील करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि एक सब केंद्र सरकार है और उसके साथ कोई राज्य है, और उसके साथ वर्सेस में क्या होगा, बहुत सारे राज्यों का केस है। तो ऐसे केस कंडीशन में भी क्या होता है, अपील सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। तो ये तीन कंडीशन बनता है कि केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो, राज्य और राज्य के बीच में कोई विवाद हो, एक तरफ केंद्र हो और एक या से अधिक राज्य हो, और दूसरी तरफ बहुत सारे राज्य हो। ऐसे भी बहुत सारे केस होता है, जैसे अभी देखिए जो क्या कहते हैं ये जो सीबीआई है, उस पर ये केस आया था कि कुछ राज्यों ने बोला कि हमारे यहाँ पे सीबीआई का जांच से नहीं हो सकता है, तो उन लोगों ने क्या था ऐसे केस किए थे जो केंद्र सरकार के खिलाफ किए गए थे। तो ऐसे भी बहुत सारे क्या होता है मैटर बनते रहते हैं। समझिएगा। उसके बाद क्या है, अभिलेखीय न्यायालय, जिसको रिकॉर्ड कोर्ट कहा जाता है या न्यायालय कहा जाता है, अभिलेख अभिलेख न्यायालय। देखिए अभिलेख न्यायालय का मतलब समझिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया, कोई निर्णय दिया, तो इस निर्णय को हम क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड के रूप में या अभिलेख के रूप में इस्तेमाल करेंगे। अगर भारत के किसी भी दूसरे न्यायालय में इस तरह के कोई केस हो रहा है और उसमें कोई डिसीजन अगर इसके फेवर में नहीं देख मतलब इसके उल्टा दे दे, तो जो उसके समर्थक वाले जो पक्ष होगा ना, उनके वकील क्या करेंगे, इस अभिलेख को उस न्यायालय के सामने प्रस्तुत कर देंगे। जैसे मान लेते हैं अभी राइट टू प्राइवेसी क्या है, फंडामेंटल राइट है। अगर मान लेते कोई हाई कोर्ट इसको रिजेक्ट कर देता है, हम नहीं मानते हैं कि राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, और उसके विपक्ष में क्या होता है, कोई डिसीजन दे देता है, तभी क्या करेंगे, जो जो मानते हैं कि ये फंडामेंटल राइट है, वो वाले जो पक्ष है उनके वकील क्या करेंगे, जो 2017 में जो राइट टू प्राइवेसी का जो केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसको प्रस्तुत कर देंगे न्यायालय में, उस न्यायालय में, और सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय को आधार बना के क्या होगा, फिर केस को दोबारा लड़ा जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसको अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं कि इसके जो साक्ष्य होते हैं, कुल मिला के एविडेंस जो होते हैं, वो दूसरे न्यायालय में या दूसरे केस में इस्तेमाल किया जा सकता है। समझ लीजिएगा, इसके जो एविडेंस होता है उसको दूसरे न्यायालय में हम क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। समझिएगा। तीसरा होता है, उसको कहते हैं न्यायिक समीक्षा।
यानी जुडिशियली रिव्यू जिसे कहते हैं। देखिए न्यायिक समीक्षा और एक न्यायिक पुनर्वलोकन वो अलग अलग होता है। रिव्यू करना, देखिए रिव्यू क्या होता है, जब भारत सरकार कोई नया कानून बनाती है, वो अगर विधि सम्मत नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो न्यायालय वो न्यायालय क्या कर सकता है कि उस कानून को रद्द करवा सकता है। अगर वो विधि सम्मत नहीं है तो क्या कर समीक्षा मतलब रिव्यू करना होता है। तो देखिएगा क्या होता है, न्यायालय अगर कोई केंद्र सरकार कोई कानून बनाता है, केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाता है, बनाती है जो विधि सम्मत नहीं है, यानी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं है, सम्मत नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है या रद्द कर सकता है। जान दीजिएगा, आप लोगों ने कृषि कानून पर सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू आप लोगों ने सुना होगा, उनमें जांच समिति बैठेगा। अगर वो जांच समिति अगर कानून के विपक्ष में अगर रिपोर्ट देते, तो देखते कि क्या होता, उस कानून को हटा सकते थे, लेकिन उससे पहले गवर्नमेंट ने उसको विड्रॉ कर लिया था, आप लोग जानते हैं। अब अगला होता है न्यायिक पुनर्वलोकन, इसको प्रीव्यू कहा जाता है। इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं कोई न्यायालय कोई डिसीजन दे दिया, और वो सालों बाद क्या होता है, अब समय बदल चुका है, समाज में बहुत सारे परिवर्तन हो चुका है, और उसमें अब नया चीज की आवश्यकता है। जैसे मान लेते हैं राइट टू प्राइवेसी का ही बात हम लोग बात करते हैं। 1968 में क्या होगा, जो इसका डिसीजन दिया गया था और उसमें बताया कि जो राइट टू प्राइवेसी है वो क्या है, मौलिक अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर सभी अपने प्राइवेसी के अनुसार अगर खुलापन जिंदगी जीने लगेंगे तो समाज में बहुत सारा अव्यवस्था फैल जाएगा। उस समाज के अकॉर्डिंग ठीक था, क्योंकि उस समय सोसाइटी उतना ज्यादा क्या है, ओपन नहीं था। लेकिन आज जो सोसाइटी में जो शहरी जीवन आ गया है, और इससे क्या होता है, समाज में बहुत सारे क्या है, ओपनली बहुत सारे काम होने लगे हैं। तो इसलिए क्या होता है कि समय का मांग है उसको नया चीज देना। जैसे एलजीबीटी पर कानून बना है, पहले एलजीबीटी को राइट नहीं था, बहुत सारी चीजों पर अब उनको राइट दिया गया। तो ये इसलिए दिया गया है कि जो समय के अकॉर्डिंग हर चीज बदल जाता है। अगर समय के अनुसार अगर आप न्याय व्यवस्था में भी चेंज नहीं करेंगे, तो वो चीज क्या होगा, जड़ बन जाएगा। जड़ मतलब क्या होता है, एक विकासशील चीज बन जाएगा। तो वो क्या होता है, एक प्रगतिशील देश के लिए सही नहीं है। इसमें क्या होता है, पुराने निर्णय को नए सिरे से प्रस्तुत करना, जैसे राइट टू प्राइवेसी, इसका कह सकते हैं। जैसे 3 तलाक का भी इसको ऐड कर सकते हैं, अगर आप लोग करना चाहे तो 3 तलाक का भी क्या है, ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, राष्ट्रपति को सलाह देना, राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देना। तो इसमें जो पहले से कानून है उसका मतलब समसामयिक वो उसका महत्व चेक करती है सुप्रीम कोर्ट। हाँ देखिए, खुद का भी डिसीजन है तो उसमें भी बदलाव कर सकता है। जैसे अभी बताना कि पहले 1968 में क्या है, प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकार का दर्जा हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ही नहीं दिया था। लेकिन अभी 2017 को उसको देना पड़ा। क्यों देना पड़ा, क्योंकि समाज में परिवर्तन हो रहा है ना। कि समाज के परिवर्तन के साथ ही तो क्या होगा, सिस्टम चलेगा ना। अगर समाज में जो परिवर्तन होगा उसके अनुसार अगर सिस्टम नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा, बताइए। भाई जो सुप्रीम कोर्ट में जो भी व्यक्ति बैठे हुए हैं वो भी तो समाज का ही तो अंग है। तो उनको समाज के अनुसार बदलना है ना, न्याय के अनुसार अगर बदलना होगा। उसके बाद देखिएगा 3 तलाक पहले सुप्रीम कोर्ट गया था, उसे बदल दिया गया था, लेकिन अब 3 तलाक करवा दिया गया। तो समय का डिमांड है ना, समय जैसे चलेगा वैसा हर चीज बदलेगा। अभी देखिएगा ये
एलजीबीटी को अभी अधिकार दे दिया, ये समलैंगिक विवाह पर अधिकार दे दिया गया या समलैंगिकता पर अधिकार दे दिया गया। तो क्यों दिया गया? पहले इसको पाप माना जाता था, कितना मतलब हर धर्म के लोग इसको पाप मानते थे, लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ, अब हर कोई जानता है कि क्या होता है, ये कोई पाप वाप नहीं है, बल्कि क्या बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर को हम पाप कैसे मानेंगे? तो हर बीमारी को पाप मानना चाहिए भाई। जब आप एलजीबीटी को पाप मानेंगे तो हर व्यक्ति को जो बीमारी होता है वो भी तो बायोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो उन सबको पाप मानिए। मतलब लॉजिक की बात बोल रहा हूँ। देखिए ऐसे तो आप कैसे भी कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जहाँ पे लॉजिक चीज होगा तो वहां पे तो आपको लॉजिक देना ही पड़ेगा। तो अगर एलजीबीटी अगर पाप है तो हर बीमारी पाप होना चाहिए। तो कोरोना काल भी क्या था, बहुत बड़ा पाप होना चाहिए जिनको जिनको हुआ है। तो अब ऐसे नहीं कह सकते जो सभ्य समाज में। तो समय के अनुसार हर चीज बदल जाता है। समय के अनुसार हम किसी चीज को एक जैसे नहीं रख सकते, समझिएगा, हर चीज बदलेगा। तो इसलिए क्या होता है, न्याय द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो डिसीजन दिया गया है, उन डिसीजन को भी क्या सुप्रीम कोर्ट बदल सकते हैं। जैसे मान लेते आज आप जो बात बोल रहे हैं, 10 साल बाद क्या होता है कि आप जो इस समय स्टेटमेंट दे रहे हैं उसमें बदलाव आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये एक कहावत होता है कि जो 18 से 20 साल के जो युवा होते हैं, वो क्या होता है, बहुत बड़ा विद्रोही होता है। और वही क्या होता है जब 35 साल या 40 साल हो जाता है, तो उनको लगता है कि इस ग्रुप के जो लोग हैं वो बड़ा विद्रोही है। तो क्या होता है, एज के हिसाब से क्या होता है, ये सब बदलते रहता है। जो समय के अनुसार हर व्यक्ति का क्या होता है, डिसीजन बदल जाता है। क्या होता है, जो 18-20 साल का उम्र होता है उसमें हमारे बॉडी का जो हार्मोनिकल चेंजेज होता है बहुत ज्यादा तीव्र गति से होता है। तो उसमें किसी का कंट्रोल नहीं होता है। कंट्रोल केवल क्या होता है, उसको समझा बुझा के ही काम किया जा सकता है। उसमें अगर आप रोक जानेंगे तो इस या कुछ भी बदलेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर है उसी हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसलिए जो बायोलॉजिकल है उसी के अनुसार तो हमारा समाज चलेगा। समाज डांटने और उससे नहीं चलने वाला है। जितना भी आप क्या होता है लोगों को या किसी को डांट के रखेंगे, वो उससे नहीं चल सकता है। समाज क्या होता है, नेचुरल चीज है, उसको चलना अपने अनुसार ही है। उसको दिशा बदलना बहुत कठिन काम होता है। चलिए, दूसरा तो देखिए राष्ट्रपति क्या था, आपको बता दें कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। इस आर्टिकल में है, आर्टिकल 143 में है। इसमें ये बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देगा। देखिए देखिए राष्ट्रपति इन सलाह को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। कोई जरूरी नहीं कि जो सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दिया यानी एडवाइस दिया है वो उनको माने। वो क्या होता है, राष्ट्रपति के स्व विवेक पर निर्भर करेंगे। उनको मानना है तो माने, नहीं तो ना माने। तीसरा है, आजकल एक नया चीज शुरू हो गया, नया चीज, उसको कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको आप हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। देखिए ये भी अमेरिका से लिया गया है। इसका उदय कहाँ से हुआ, अमेरिका से हुआ। आजकल ये बहुत बड़ा हथियार बनता जा रहा है लोगों का। जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसको शुरू किया था हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े चीफ जस्टिस थे, PN भगवती, इनके द्वारा शुरू किया गया था भारत में। देखिए पहले क्या होता था, ये और भी दो व्यक्ति है, ये दोनों केस, दोनों ने क्या है मारपीट किया, कुछ भी किया होगा, इन दोनों में लड़ाई शुरू हो गया या कोई विवाद शुरू हो गया। तो इनमें से क्या होगा, ये जो हमारा कोर्ट है यानी न्यायालय है, या तो ये जाएंगे या तो ये जाएंगे, तभी केस फाइल होगा। नहीं तो केस क्या फाइल नहीं होता था। अब क्या होता, मान ली ये बहुत दबंग वाला व्यक्ति है, पैसा वाले है, रुतबा है, पॉलिटिकल पावर है, बहुत कुछ है, और ये क्या है बहुत कमजोर व्यक्ति है। आप लोग पिक्चरों में बहुत सारे देखे होंगे, इन्होंने इनको दबा के रखा होगा, गुंडे गुंडे भेज दिया होगा कि मेरे खिलाफ अगर केस करोगे तो तुम्हारा और भी नुकसान कर देंगे, जो भी करेंगे। ये होता रहता है समाज में, आप लोग देखते रहते हैं। तो क्या होगा, ये व्यक्ति क्या है, न्यायालय कोर्ट तक जा नहीं पाएंगे, डर गए हैं। लेकिन अगर ऐसे घटना कोई न्यूज़पेपर में आ जाए,
या कोई एनजीओ इस घटना को उठाना चाहे या कोई व्यक्ति तीसरा व्यक्ति भी अगर इस घटना को उठाना चाहे, तो उसको क्या है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में क्या होता है हम ले सकते। जो कमजोर वर्ग वाला व्यक्ति है उसके भी बात को क्या होता है हम न्यायालय तक बात को पहुंचा सकते हैं। तो ये है आपका पीआईएल। पीआईएल से ये काम हुआ कि जिन व्यक्ति के बीच में विवाद हुआ है कोई जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति न्यायालय में जाए, उस केस को कोई दूसरा व्यक्ति भी लड़ सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो आरटीआई आया, आरटीई आया, बहुत सारे ऐसे केसेस जो बना है ना, ये क्या है कोई सरकार ने नहीं बनाई है, ना कोई न्यायालय ने बनाया, ये लोगों ने बहुत सारे क्या है मेहनत किया है और इस तरह से पीएल दाखिल करके क्या होता है इन कानूनों को बनाने में मदद किया है। आप लोग जानते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, इनके नेतृत्व में क्या है ये जो आरटीआई जिसे कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, इनको बनाया गया था। प्रशांत भूषण वगैरह इन लोग थे, इन लोगों ने इन पर बहुत बड़ा काम किया था और इनके बाद क्या आरटीआई आया। बहुत से लोग जो आरटीई देखते हैं जो राइट टू एजुकेशन है, तो वो भी क्या है लोगों के द्वारा बनाया गया है, ध्यान देखिए। ठीक है, इसमें क्या सरकार ने नहीं बनाया है, क्यों? क्योंकि सरकार आरटीआई बनाएंगे तो सरकार को ही घाटा है ना। नहीं सरकार घाटा है या सरकारी कर्मचारी को घाटा है कि उनके सूचना को बाहर प्रस्तुत हो जाएगा तो उनका जो काला कानूमा है वो बाहर निकल जाएगा, इसलिए कौन चाहेगा। तो ये सारी चीज क्या होता है, अभी भी देखिए भारत में बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है जो क्या होता है पीएल दाखिल करते रहते हैं, जो गरीब कमजोर इस तरह के, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर गांव में है और आपके कोई भी किसी का भी हो सकता है और उसमें कम गरीब हो और उसके बगल में एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है और वो दबंग टाइप के हैं, उन्होंने वहां पे दो ईट भट्टा लगा दिया गाँव में के अंदर ही। और जानते ईट भट्टा से कितना धूल वगैरह निकलता रहता है और उसमें वो 6 बजे तक आग उगलता रहता है। उससे क्या होता है कि आसपास के जो बगीचे हैं वो खराब हो गया है, जो गाँव के फसल है वो खराब हो गया है। अब उस दबंग के खिलाफ क्या है कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है, जो बोल रहा है उसको रात को उठा के मार डाल रहा है। ऐसे मैटर को क्या होता है जब न्यूज पेपर पे आता है ना, तब क्या होता है जो हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है इसको स्वतः संज्ञान लेके उसपे क्या होता है केस बना सकते हैं, जिसको सो मोटो केस कहते हैं। तो ये पीआईएल के पावर है, बहुत ज्यादा पावर है। पीआईएल आके इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है जो कमजोर पक्ष है उनको बहुत सारे चीज को दिला पा रहा है, पहले ऐसे नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जैसे आप लोगों ने प्रशांत भूषण का नाम सुना होगा और भी बहुत सारे लोग हैं जो इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है ऐसी चीजों को हम डायरेक्ट क्या था हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या था पीएल जाकर क्या था पीएल को क्या था प्राथमिकता के रूप में क्या था उसको सुनना होता है, क्योंकि वो इमरजेंसी केस होता है। तो ऐसे क्या होता है किसी कमजोर पक्ष को उठा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं उत्तराखंड में खनन हो रहा है, खनन तो कोई कमजोर व्यक्ति करेगा नहीं, दबंग व्यक्ति ही खनन करता है। अब उनको रोकेगा कौन? क्योंकि ऑफिसर लोग भी क्या होता है पैसे से उनके ही पक्ष में बातें करते हैं, रोकेगा कौन? तो उसको रोकने के लिए क्या होता है जैसे एनजीओ हो या कोई ऐसे सोशल एक्टिविस्ट होते हैं तो वो क्या है पीआई